हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के थर्ड बुक के चैप्टर नंबर 11 पे चलते हैं, जो हमने कई वीडियो आपको बनाया है और आपने बहुत अच्छा हमें प्यार भी दिया है। उस वीडियो को 100 से ज़्यादा भी आगे बढ़ाया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण गांधी जी का दूसरा आंदोलन, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन में दूसरा आंदोलन कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको पहला आंदोलन के बारे में बताया था, जो गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन था। देखिए, दो बात याद रखिएगा। गांधी जी का एक आंदोलन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आंदोलन कहते हैं, जिसके अंदर 3 आंदोलन आते हैं, एक अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण। और इसी प्रकार गांधी जी के 3 आंदोलन और थे, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा देते हैं। अर्थात कौन कौन? तो एक होता है नमक असहयोग आंदोलन, फिर नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और तीसरा उनका जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो अंतिम था, उसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। अब हम आज बात करने जा रहे हैं आपके दूसरे आंदोलन, जिसका नाम था नमक सत्याग्रह भी इसे कहते हैं, और इसे ही हम कभी कभी दांडी मार्च के नाम से या इसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें कि आगे क्या कह रहा है। नमक सत्याग्रह 1930 से लेकर के आगे 32 और कहीं कहीं 34 तक ये चलता रहा। अब देखिए, इसके पीछे कारण क्या था। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था। कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है तो उसमें उस दिन की घटना का परिणाम नहीं होता है, उसके पीछे कई महीनों कई सालों का एक लंबा सा परिणाम होता है, जिसकी वजह से वो आंदोलन हो या विद्रोह हो, शुरुआत हो जाता है। यहाँ पर भी अगर 1922 में चौरा चौरी कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और उसके बाद गांधी जी के ऊपर मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा चलाने के बाद उन्हें 6 साल की सजा होती है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से 2 साल के बाद अर्थात 1924 में उन्हें छोड़ दिया जाता है, और वो कर्नाटक के बेलगांव में जाकर के कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता भी करते हैं, और वहां से वो निकल जाते हैं गांव की तरफ। बीच के 4 साल का समय जो होता है, राजनीतिक रूप से क्या होता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। लेकिन सवाल जब 1928 की आती है, तो यहीं से एक नया मूवमेंट की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, जो कहीं ना कहीं एक अगले आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करती है। इसके पहले इसके हम चर्चा करते हैं कि कारण क्या था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने के पीछे क्या कारण था, या इसके पीछे कौन सी गतिविधियां थी, तो हमें उसके बारे में जानना होता है और बताना होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे वर्ष 1928 में एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट, यानी इस आंदोलन के स्टार्ट होने से पहले एक हमारे यहाँ गतिविधियां घटित हुई, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन का विरोध हमने किया। आप सुनिए, सबसे पहले कहा था कि साइमन कमीशन था क्या। दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अच्छी जरूर होगी। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पसंद निश्चित तौर से आएगी। पूरे कंसेप्ट में एक एक करके इसमें बताने का प्रयास आपको करूंगा। अब देखिए, होता क्या है कि भारत में हर 10 साल पर संवैधानिक विकास की बात की गई थी 1909 में, जिसके तहत 1909 में ही एक हमारे यहाँ अधिनियम आया था, जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। उसके बाद 10 साल के बाद आना था 1919 में, लेकिन 1919 में रोलेट एक्ट का हमने विरोध किया था, जिसके वजह से 1919 का सुधार अधिनियम नहीं आ पाया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, और हम आंदोलन की तैयारी में भी थे, इसलिए वहां पर ये नहीं आया, और दूसरा भी हमारा काम नहीं होता। दूसरा क्या, तो 10 साल पर जो विकास की बात संवैधानिक होने वाली थी, नहीं हुई। चलो 19 के बाद अब तीसरा बारी 1929 का था, लेकिन लंदन में चूंकि चुनाव होने वाला था, और वहां चुनाव की वजह से इस जो 29 में जो चीजें आती भारत के डेवलपमेंट के लिए, उसे 27 में ही गठित कर दिया गया। तो एक कमीशन गठित किया गया, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन नाम का एक व्यक्ति था, उसी की अध्यक्षता में अन्य 7 अंग्रेज थे, यानी टोटल मिला जुला करके 1 + 7 = 8, यानी साइमन कमीशन में 8 आदमी थे,
और ये 8 आदमी सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे, जो भारत के संविधान के लिखने की बात कर रहे थे और भारतीय संविधान के लिखने के लिए गठित किए गए थे, जिसमें 8 अंग्रेज थे। और उसके बाद यही साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को हिंदुस्तान के मुंबई पहुंचता है, जहां पर हिंदुस्तान के लोग ये निर्णय लेते हैं कि हम क्या करेंगे, इस साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे जी? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि हमने साइमन कमीशन का हिंदुस्तान में विरोध क्यों किया? क्योंकि आप ही बताइए ना, जब हिंदुस्तान का संविधान लिखा जा रहा हो, उससे भी पहले गांधी जी ने 1922 में भी कहा था कि हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान के नागरिकों के द्वारा ही लिखा जाएगा, और यहाँ पे संवैधानिक विकास की तो बात हो ही रही थी। ऐसे में हिंदुस्तान का संविधान लिखा जाए और उसमें एक भी भारतीय ना हो, तो निश्चित तौर पे उसका हम विरोध तो करेंगे ही करेंगे। और यही कारण था कि साइमन कमीशन का भारत में जब आता है तो जहां जहां जाता है वहां वहां उसका विरोध किया गया। मुंबई, दिल्ली, अन्य जगहों पर विरोध किया गया। यहां तक कि पंजाब के लाहौर में जब गए तो वहां पर भी नौजवान सभा के सदस्यों ने विरोध किया और क्रांतिकारी नेता हमारे देश के लाला लाजपत राय ने उसकी अगुवाई की। हालांकि इसी दौरान साइमन कमीशन गो बैक के नारे के दौरान ही 1928 में ही लाला लाजपत राय के लाहौर में लाठी चार्ज के दौरान चोट लगने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद और भी हमारे देश में आक्रोश आ जाता है और हम साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। जब हम साइमन कमीशन का विरोध करते थे तो उस समय भारत का एक सचिव था जिसका नाम था बर्कनहेड। बर्कनहेड ने कहा था कि आप फालतू का विरोध कर रहे हो। हमने तो आपको इस साइमन कमीशन में इसलिए नहीं रखा कि ना भारतीयों में एकता है और ना ही भारतीयों में इतनी योग्यता है कि हम उन्हें अपने साथ शामिल कर पाएं। ये सीधा एक खुली चुनौती थी हिंदुस्तान के लिए। और ऐसे में हमने कहा कि ठीक है, हमारे अंदर ना योग्यता थी ना ही हमारे अंदर एकता थी, एक हमें मौका तो दे करके देखते कि हम क्या आपके साथ मिलकर कदम दर कदम संविधान लिख पाते या नहीं लिख पाते। लेकिन आपने तो हमें मौका भी नहीं दिया। ऐसे में हमने उसका विरोध किया। और दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीयों ने, सभी दलों ने मिल करके एक रिपोर्ट तैयार किया जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, या भारत का पहला हम संविधान की मांग वाली पट्टी कह सकते हैं। हमने उसमें 10 घोषणाएं की, 11 घोषणाएं की और अधिकार का घोषणा पत्र कहा गया। और 1928 में हमने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार कर लिया। और उसके बाद से 1928 का जो अधिवेशन कलकत्ता में होने वाला था और जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू स्वयं ही कर रहे थे, वहीं पे निर्णय था कि हम ये नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों को देंगे कि आप इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करिए, या नहीं तो हम आपके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ऐसे में इस समय तक गांधी जी अभी आए नहीं थे गांव की तरफ से। गांधी जी कलकत्ता में पहुंचते हैं, लेकिन मतभेद एक छोटी सी थी कि अंग्रेजों को समय कितना दिया जाए, 1 साल या 2 साल। किसके लिए? नेहरू रिपोर्ट को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए। ऐसे स्थिति में गांधी जी पहुंचते हैं और समझौता होने के बाद वहां पर अंग्रेजों को 1 साल का समय दिया जाता है। कितना साल का? 1 साल का समय दिया जाता है। और जो हम नेहरू रिपोर्ट मांगे थे उसमें डोमिनियन स्टेट्स की बात कर रहे थे, लेकिन आगे चल करके हमने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं, कुछ अलग चाहिए। अब देखिए क्या अलग चाहिए। 1 साल का हमने समय दिया और कहा कि 28 में हम समय दे रहे हैं, 1929 में हमारा लाहौर में अधिवेशन होगा अगला, और उस अधिवेशन में जब हम बैठेंगे तब तक आप 30 तारीख तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लेंगे। अगर आपने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करके हमारी मांगों को पूरा कर देते हैं तो हम तो अपनी बात मान लेंगे, आपकी बात कह करके, और नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बात नहीं मानी तो गांधी जी के नेतृत्व में फिर से एक अहिंसात्मक तरीके से दूसरा आंदोलन की हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, जिसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, अर्थात नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इस प्रकार से सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पूरा कांग्रेसी इकट्ठा होते हैं तो गांधी जी को पहले कहा जाता है कि आप अध्यक्ष रहिए।
लेकिन गांधी जी अपना उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू को मानते थे और उनको उन्होंने अध्यक्षता बना दिया और वहां पर कहा कि जाओ अब पूर्ण स्वराज की मांग को। तो 1929 लाहौर अधिवेशन एक ऐतिहासिक माना जाता है जहां पर हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वहां पर ये क्वेश्चन बहुत आपको 12वीं क्लास में पूछा था, यहां तक कि कंपटीशन में भी ये सवाल आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग हमने कांग्रेस की किस अधिवेशन में किया था। तो लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और हमने वहां जब नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने नहीं माना तब जाकर के हमने क्या किया, वहां पर अपना नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानने के बाद हमने पूर्ण स्वराज की बात कही और तब हमने गांधी जी को आगे बढ़ाया और कहा कि आप अब आंदोलन को लेकर के चलिए और एक नए आंदोलन की शुरुआत करिए। और तब जाकर के हमने वहीं पर, जब 1929 का दिसंबर पार करता है, जनवरी का समय आता है और उसी में 1930 में ही 26 जनवरी को हम देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि आज के बाद प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वतंत्र दिवस मनाएंगे और देश की आजादी हम मनाएंगे। यहां तक कि गांधी जी ने कहा था इसमें कि आधा देश हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे आधा समय, और आधा हम लोगों के सहयोग और कार्य करके समाज में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से भी कुछ सकारात्मक रचनात्मक कार्य करेंगे। और इसके बाद हमने पहली बार देश में 26 जनवरी को झंडा फहराया। फिर भी गांधी जी ने कहा कि अभी भी हम एक मौका देते हैं, अंग्रेजों को मान जाइए। 11 सूत्री मांग की और हम आंदोलन नहीं करेंगे, 11 मांगे रखी, लेकिन फिर भी अंग्रेज नहीं माने। तब जाकर के गांधी जी ने आंदोलन करने का निर्णय लिया और फिर से 12 मार्च 1930 को उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। कहां से? तो गुजरात के अहमदानगर से, साबरमती आश्रम से, और वहां से दांडी गुजरात के नवसारी जिला में जाना होता है और वहां जा करके नमक बना करके, नमक का कानून तोड़ करके खुद को गांधी जी अपराधी घोषित करेंगे और फिर वहां से नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। 12 तारीख को गांधी जी चल देते हैं। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे ही सही जनता बहुत आगे तक बढ़ती है। लोगों को लगता था कि ये सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे आंदोलन इतना तीव्र रूप ले लिया था कि अमेरिका का पत्रिका टाइम्स पहले तो इसको मजाक बनाता है और बाद में वो कहता है कि अंग्रेजों को इसने आंदोलन ने हताश कर दिया। इसी बीच अंग्रेज बहुत घबरा गए थे और उन्होंने लंदन में 1930 में गोल मेज सम्मेलन भी रख लेते हैं, क्योंकि पीछे कई बार संविधान असफल हुआ तो वहां संविधान लिखा जाए, क्योंकि भारत के आंदोलन से अंग्रेज क्या हो गए थे? घबरा गए थे। तो चलिए दोस्तों, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आंदोलन, ये कारण हमने बताना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया इसी एंटी मूवमेंट के खिलाफ और बाद में इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1928 में एक और प्रसिद्ध बारदौली सत्याग्रह भी हुआ था। देखो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू। 4 बातें याद रखिए। बारदौली सत्याग्रह, पहली, बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत कब और कहां हुई? गुजरात के बारदौली में 1928 में। इसके नेता प्रमुख कौन बने? तो इसके नेता जो थे वो थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वैसे तो अभी तक वो वल्लभ भाई पटेल ही थे, जो एक किसान आंदोलन था। और तीसरी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहां मिली, किसने दी? तो इसी बारदौली सत्याग्रह के दौरान बारदौली की महिलाओं ने इनके अच्छे कार्यों के लिए इन्हें सरदार कहकर संबोधित किया। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। ये 3 क्वेश्चन बेटा याद रखना आप, ये 3 ही क्वेश्चन आपको क्या है? पूछा जाता है यहां से एमसीक्यू में। तो एक तो बात ये हो गया। उसके बाद कहता है कि इसलिए वर्ष 1928 तक फिर से भारत में एक राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी। 1929 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और नेहरू को इसके अध्यक्ष पुनः चुना गया। इस सत्र में पूर्ण स्वराज की को आदर्श वाक्य के रूप में घोषित किया गया और 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। मैंने आपको ये सारी कहानी बताई और यही हमारे नमक सत्याग्रह का एक पृष्ठभूमि था, यानी इसका क्या था? एक कहानी थी जिसके माध्यम से अब नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च शुरू होगा। कहते हैं कि गणतंत्र दिवस के बाद गांधी जी ने नमक कानून पालन तोड़ने के लिए मार्च की, अपनी योजना की
घोषणा की। यह कानून भारतीयों द्वारा व्यापक रूप से नापसंद किया गया था क्योंकि इसने राज्य को नमक के निर्माण और बिक्री में एकाधिकार दिया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने आश्रम यानी साबरमती आश्रम से नवसारी तक मार्च शुरू किया। या वह किनारे पर पहुंचकर 5 अप्रैल को पहुंच गए थे। 6 अप्रैल को नमक बना करके वहां से नमक कानून को तोड़ करके अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया, अपराधी घोषित कर दिया। पहुंच गए और नमक बनाया और इस तरह कानून की नजर में खुद को अपराधी बना दिया। देश के अन्य हिस्सों में इस दौरान कई समानांतर नमक मार्च किए गए। कई जगहों पर अलग अलग लोगों ने यहाँ पर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और नमक आंदोलन चलाने लगे। आंदोलन को किसानों, श्रमिक वर्ग, कारखानों के श्रमिकों, वकीलों और यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार में भारतीय अधिकारियों ने भी इसका समर्थन किया और अपनी नौकरी छोड़ दी। वकील ने वकालत अदालतों का बहिष्कार किया, किसानों ने कर देना बंद कर दिया और आदिवासियों ने तो कानून को तोड़ ही दिया। कारखानों या मिलों में हमले होते थे। सरकार असंतुष्ट या सत्याग्रहियों को बंद करके जवाब दिया। 60,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया और गांधी जी सहित कांग्रेस के विभिन्न उच्च नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स को शुरू में, अभी मैंने जो घोषणा किया था आपको, शुरू में गांधी जी के बल पर संदेह हुआ कि ये व्यक्ति कैसे आंदोलन कर सकता है, इतनी उम्र है, इतनी कम वजन, कम मतलब बूढ़े आदमी है एक तरह से, ऐसे कैसे व्यक्ति ये इतना सफर कर सकता है। लेकिन वही आगे चल करके घबरा जाता है देख करके और संदेह हुआ। लेकिन उन्होंने फिर लिखा कि नमक मार्च सफल नहीं होगा, लेकिन बाद में वह यह लिखा कि इस मार्च ने तो ब्रिटिश शासक को हताश रूप से चिन्हित बना दिया, यानी हताश कर दिया पूरी तरह से कि कैसे गांधी जी को रोका जाए। और यह आंदोलन बड़ी तेजी से सफल होता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसी बीच कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग हो जाती है। पहले जवाब जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया तो उनका वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो गया। अतः कांग्रेस अधिवेशन में औपनिवेशिक स्वराज को कांग्रेस के स्थान पर पूर्ण स्वराज को अपनाया लिया गया, लक्ष्य बनाया गया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हम भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। कांग्रेस ने ना कभी स्वीकार किया है और ना कभी स्वीकार करेगी कि किसी भी प्रकार ब्रिटिश संसद हमको आदेश दें। हम उससे कोई अपील नहीं करेंगे, लेकिन हम पार्लियामेंट और विश्व की आत्मा से अपील करते हैं और उनसे घोषणा करते हैं कि भारत किसी भी विदेशी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता है। इस अविस्मरणीय सम्मेलन में हजारों लोगों ने भाग लिया और पूर्ण स्वराज का प्रण किया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में मनाया गया। अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ करने की बात भी यहीं पर कही गई। आंदोलन भी हुआ, गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया। इसी बीच अंग्रेज काफी ज्यादा घबरा गए और तब उन्होंने गोल मेज सम्मेलन किया। पहला गोल मेज सम्मेलन 1930 में नवंबर में किया गया। कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की राजनीतिक समस्या का विचार विमर्श करना था। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का सम्मेलन लंदन में होना था। भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने वहां पर गए, लेकिन गांधी जी वहां पर नहीं जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से हो या अकेले नहीं जाते हैं। गांधी जी तो हिंदुस्तान में आंदोलन में ही सक्रिय थे और आंदोलन ही कर रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 जनवरी में होता है, 31 तक चलता है, उसमें ये असफल हो जाता है।
क्योंकि जब वहां का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड आता है और पूछता है कि गांधी किधर हैं, तो लोग कहते हैं कि गांधी तो आए नहीं, तो कहता है हम बात किससे करेंगे, क्योंकि गांधी के इशारे पर ही तो हिंदुस्तान चल रहा है। आज हिंदुस्तान के नागरिक बात किसकी मानते हैं? गांधी की बात मानते हैं। कांग्रेस किसकी बात मानती है? गांधी की बात मानती है। तो फिर हम भी तो गांधी से बात करेंगे, तभी तो लोग गांधी की बात मानेंगे। तो हम यहाँ बात किससे करें? और लगभग इन्हीं असहमतियों के बीच में प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है? असफल होता है। एक चीज याद रखिएगा कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर, और केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले गांधी थे, जो केवल दूसरी में गए थे, ना पहली में और ना तीसरी में गए थे। ये एमसीक्यू में याद रखिएगा। कह रहा कि प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संवैधानिक समस्या को सुलझाना था। चूंकि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, अतः इस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। सम्मेलन अनिश्चित काल हेतु स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर एवं जिन्ना ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता। अब देखिए, सबने भाग लिया था, सभी लोग गए थे वहां पर, अच्छी तरह से मिले, लेकिन गांधी वहां पर नहीं गए। आंदोलन क्या हुआ? असफल। गोलमेज सम्मेलन असफल ही हो गया था। ठीक है। अब आता है, जब असफल हुआ तो वहां से दो व्यक्ति को, जयकर और सप्रू, दोनों कांग्रेसी ही थे, उन्हें बड़ी समझा बुझा करके भारत में भेजा गया कि जाइए किसी भी प्रकार से, जैसे भी हो, गांधी जी को मना करके एक बार लंदन लेकर के आने का प्रयास करिए, क्योंकि बिना गांधी का तो समझौता संभव ही नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जयकर और सप्रू भारत में आते हैं और अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, गांधी जी को मनाते हैं, और यहां तक कि आंदोलन को विराम देने यानी स्थगित करने तक के लिए मना लेते हैं। और तब हिंदुस्तान के उस समय जो वायसराय होता है, जो कि महारानी का प्रतिनिधि होता है, इरविन, लॉर्ड इरविन जिसे कहते हैं, उसके साथ गांधी जी को 5 मार्च 1931 का एक समझौता होता है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जैसे भी हो, गांधी जो भी कहते हैं उनकी बात को मानो और एक बार लंदन भेजो। ये वायसराय लॉर्ड इरविन के ऊपर लंदन का सीधा प्रभाव था, उनके ऊपर दबाव था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी जी की कितनी हैसियत थी इस समय, कि एक अंग्रेज जो दुनिया पे कितने हिस्से पे शासन करने वाले लोगों ने गांधी के सामने झुक गए थे इस समय। इस आंदोलन के दौरान झुके हुए नजर आ रहे थे। समझौता भी उनके साथ झुक करके ही उन्होंने किया, गांधी के कहने पर ही किया, गांधी की बातों को उन्होंने माना। इसलिए गांधी एक विचारधारा के तौर पर थे। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता क्या कहता है? ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग से कोई फैसला संभव नहीं है। वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च, याद रखिएगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि अहिंसा के, अब क्या क्या समझौता हुआ, तो इरविन पहले स्वीकार करता है, फिर बाद में गांधी भी स्वीकार करेंगे। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। यहीं पर रिहा कर दिया गया, यानी जो उन्होंने हिंसा किया है उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। और यही कारण था कि भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि भगत सिंह भी तो इससे पहले असेंबली में बम फेंके थे जरूर, लेकिन उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, गोली मार दिया था। सैंडर्स जिसके कहने पर लाठी चार्ज हुई थी लाहौर में, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन आने के दौरान। इसलिए गांधी जी उनको छुड़ाने में शायद असमर्थ महसूस कर रहे थे। अच्छा, दूसरा बात कही गई कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। ये भी इरविन ने मान लिया। भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, ये भी इरविन ने बात को स्वीकार किया। और आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को
उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। बताइए कितनी बड़ी बात थी जो अंग्रेजों को मानना पड़ा, जिनको निकाल दिया फिर मानना पड़ रहा है। गांधी जी का ये जबरदस्त क्या था, प्रभाव था। जाएगा आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति भी वापस कर दी जाएगी। और इस प्रकार गांधी जी ने जो भी बात कही वो इरविन ने मान लिया। इरविन ने कहा कि हमारी भी कुछ बात मानिएगा। गांधी जी ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, बात तो रखिए, हम आपकी भी बात मानेंगे। तो अब कांग्रेस की ओर से भी गांधी जी ने निम्न शर्तों को स्वीकार की। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे, आंदोलन हम स्थगित कर देंगे। कांग्रेस द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लेगी। गांधी जी ने कहा बिल्कुल लेगी, हम चलेंगे। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा कि नहीं करेंगे। गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। गांधी जी ने कहा कि छोड़ देंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के स्तर पर समझौता किया था। बड़ी दुख की बात थी अंग्रेजों के लिए। हमारे लिए तो शौक की बात, हमारे लिए तो गर्व की बात थी कि हमने अंग्रेजों को अपने कदमों में झुका दिया। लेकिन अंग्रेजों के लिए बड़ी दुख की बात थी कि एक व्यक्ति के सामने उन्हें झुकना पड़ा। वैसे साम्राज्य को जो दुनिया के 90% से ज्यादा हिस्से पर उस वक्त उसका शासन था, वो आदमी गांधी के सामने झुका हुआ था और गांधी उसे अपनी शर्तों पर, इशारे पर घुमा रहे थे। ठीक है, इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हो जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 से स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि 7 सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ। इसमें गांधी जी, अंबेडकर, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय आदि पहुंचे। 30 नवंबर को गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक नहीं है। लंदन जाने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग थे वहां बात को नहीं माने। कहा कि समस्त भारतीय जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की इस मांग को नहीं माना। भारत के अन्य सांप्रदायिक दलों ने अपनी अपनी जाति के लिए पृथक पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की, यानी पृथक चुनाव की बात करने लगे। इसके वजह से गांधी जी नाराज हो गए और वापस वहां से लंदन से चले आए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा और आकर के गुजरात के तट पे उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को बाट नहीं लगने दिया, हमने बेचा नहीं, और आकर दोबारा आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाता है और गांधी जी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, मांग की एक और गांधी जी चाहते थे कि भारत से सांप्रदायिकता समाप्त हो, वहीं अन्य दल सांप्रदायिकता बढ़ाने के प्रयासरत थे। इस तरह गांधी जी निराश होकर लौट आए। गांधी जी ने भारत लौटकर 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया, जो 1 मई 1933 तक चला। गांधी जी एवं सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई और इस प्रकार गांधी जी जेल में चले गए। गांधी जी जेल में ही थे तब तक वहां पर फिर से तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है, और जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो वहां पर अम्बेडकर फिर से एक बार जाते हैं और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में सबका कंक्लूजन निकाल करके ये मान लिया जाता है कि भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी और पृथक निर्वाचन प्रणाली को भारत के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही 1932 में गांधी जी को इस बात की खबर मिलती है, जिसे सांप्रदायिक पंचांग कहते हैं, जैसे ही खबर मिलती है, गांधी जी पूना में उस समय क्या थे, यरवदा जेल में थे, वहीं पर उन्होंने अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए और कहे कि जब तक मैं जिंदा हूं हमारे रहते देश में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि यह इससे बहुत बड़ा देश को नुकसान होगा। अभी तक तो अंग्रेज हिंदुओं से मुसलमानों को बांटे, हिंदू से सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को बांट दिए।
अब तो उनकी फूट डालो और राज करो की नीति ये कहती है कि हिंदुस्तान में हिंदू को ही हिंदू से बांट दो और राज करो। क्या ये हमारे रहते हुए हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जब तक मैं जिंदा हूं भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में कभी नहीं मैं सहमत रहूंगा। अनशन पे बैठ जाते हैं, बड़े लंबे अनशन बैठते हैं, इसके बाद स्थिति बिगड़ने लगती है। लास्ट में अंबेडकर साहब को जाकर उनसे समझौता करना पड़ता है और चुनाव जो होने वाला होता है उसमें उनको अधिक सीटें दी जाती है और इस प्रकार से पूना पैक्ट हमारा 1932 के सितंबर में कंप्लीट होता है। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 31 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक समस्या को हल करने में भारतीय असफल रहे, इसलिए सरकार इस समस्या का समाधान करेगी। इस घोषणा में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाई आदि को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। चूंकि इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड ने की, अतः इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। हिंदू समाज से हरिजनों को भी अलग कर दिया गया। मूल रूप से देखा जाए तो यह घोषणा फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित थी, काम करने वाली थी। गांधी जी ने कहा कि अगर सरकार इस सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करती है तो ये आमरण अनशन पर उतर जाएंगे। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, अतः गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ करने की चेतावनी दी। अतः अंत में सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी सहित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपालचारी, एम.जी. रंगा जैसे सहयोग से समझौता होता है। 16 सितंबर 1932 को समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। चूंकि यह समझौता भारत के पुणे में संपन्न हुआ, अतः इसे पुणे समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार पुणे समझौता हो जाता है। अंबेडकर की बात को स्वीकार, अंबेडकर को अधिक सीट दे दी जाती है चुनाव में होगा तो, और पृथक निर्वाचन प्रणाली को त्याग दिया जाता है। गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी वहां से आंदोलन को समाप्त करके गांव की तरफ निकल जाते हैं, हरिजन के उत्थान में चले जाते हैं और फिर से एक बार राजनीति में स्थिरता आ जाती है। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे, जो गांधी जी का अंतिम और तीसरा जन आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन हम कह सकते हैं था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।